पॉलिटी, ठीक है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से है कि सब्जेक्टों में से कुछ कोर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ठीक है, पॉलिटी हो गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। हाँ सर बैठो, बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम्स में, प्री हो मेंस हो, हर तरह से ये आपको सवाल आएगा, ठीक है। ना सिर्फ यूपी पीसीएस में, अगर आरओ या आरओ लोअर पीसीएस छोटे एग्जाम, हर जगह पे आपको पॉलिटी के आपको देखने को मिल जाता होगा, ठीक है। आज हम लोग वही पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉलिटी में दो तरह से वैसे स्टार्ट करने की होती है। पहली होती है कि हम जो है ओरिजिन को समझते हैं कि संविधान जो बना वो कैसे बना, शुरुआत कैसे हुई। अभी पहले तो ये सवाल यही है कि संविधान होता क्या है, सबसे बेसिक सवाल तो यही है। अगर आपसे कोई 5 साल का बच्चा पूछेगा कि दीदी बताइए कि संविधान क्या चीज़ है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या कहोगे आप? हाँ, एक ऐसी किताब जिसमें कायदे कानून बनाए गए हैं कि ये देश चलेगा कैसे। अब ऐसा घर होता है, अब घर में क्या होता है कि पापा मेन आदमी होते हैं, और पापा ने जो रूल्स बनाए हुए हैं कि 9 बजे खाना खाना है, डिनर करना है, 10 बजे टीवी बंद करके सो जाना है, तो वो लिखित में नहीं है, लेकिन अलिखित संविधान तो बन गया आपका ना। क्या है, कितनी देर घूमना है, कितनी देर पढ़ना है, कितनी देर सोना है, कितनी देर टीवी देखना है। तो कुछ ऐसा ही सिस्टम जो है संविधान में, एक किताब है जिसके अंदर इस देश चलेगा कैसे इसके बारे में बात की गई है। कुछ राइट्स की बात की, अधिकारों की बात की गई है कि अधिकार क्या क्या होंगे आपके, ठीक है, क्या चीज नहीं कर सकते हो, या कुछ ऐसी जो संस्थाएं होती हैं जैसे कि कोर्ट हो गया, हमारा हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, राष्ट्रपति हो गया, ठीक है, ये कैसे चुन के इनमें से ये जो संस्थाएं हैं ये कैसे काम करेंगी, इनकी अथॉरिटी कितनी है, यानी कि काम का दायरा कितना है, और जो लोग ये होंगे इनको चुना कैसे जाएगा, प्रधानमंत्री है तो वो कौन बन सकता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, तो सारे कायदे कानून जो हैं वो बनाए गए हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करने के देखिए 2 तरीके होते हैं। पहला होता है कि हम जो है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको दें, ठीक है। वहां पर क्या होता है कि जब से अंग्रेज आए, खासकर प्लासी का युद्ध 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ, जब पहली बार अंग्रेजों के पास पॉलिटिकल पावर आई, टैक्स लगाने की पावर आई, उसके बाद समय समय पर अंग्रेजों ने कानूनों में संशोधन किए, क्योंकि इस देश में राज करना था, तो राज कैसे करेंगे, तो भी तो कोई सिस्टम होगा ना, क्योंकि कानून के तहत ही तो राज करेंगे ना। तो रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट हुआ और बाद में 1947 तक चलता रहा। ये समय समय पर अलग अलग टाइप का उन्होंने कानून बनाते चले गए, ठीक है। फिर जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो फिर हमने संविधान को बना दिया। तो अब पॉलिटिक्स शुरू करने का ये होता है कि हम पहले जितने वो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम पढ़ें कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या हुआ, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1813, 33, 1858, 53, फिर कैसे कैसे रहा, ठीक है। लेकिन वो मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि आप उस समय हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना बहुत जरूरी है कि वो उसमें भी बदलाव क्यों हुए, ऐसा क्या परिस्थितियां आ गई कि अंग्रेजों को समय समय पर बनाना पड़ा, ठीक है। तो अभी ये जो पोर्शन होगा ये पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों का ओवरलैपिंग वाला है। सवाल अगर पूछेगा तो वो उसको आप हिस्ट्री का सवाल भी समझ सकते हो और पॉलिटी का सवाल भी समझ सकते हो। जो 1947 से पहले का संविधान जो अंग्रेजों ने कानून बनाए हैं वो कौन कौन से हैं। लेकिन हम दूसरा एक रास्ता और लेते हैं कि हम किताब से पढ़ते हैं कि संविधान की जो किताब है उसको ही शुरू कर देते हैं, ठीक है। संविधान की किताब में 3 चीजें आपको मुख्यतः मिलती हैं। पहले तो मिलता है पार्ट्स, पार्ट होता भाग। कितने भाग होते हैं, एक शब्द आपको आएगा पार्ट आएगा ना, है ये पार्ट्स हैं। एक आपने नाम सुना होगा आर्टिकल, अनुसूचियां, और क्या होता है शेड्यूल, ठीक है। तो पार्ट को हम समझ लेते हैं चैप्टर, समझ लेते हैं चैप्टर। पार्ट का मतलब चैप्टर, ठीक है। 24 चैप्टर है लगभग है इसके अंदर, है ना। एक चैप्टर में हर चैप्टर का मतलब है, जैसे कि चैप्टर नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स, चैप्टर नंबर 4, ठीक है, आपका डीपीएसपी आ गया। तो एक सवाल तो आपका ये बन जाएगा कि ये जो पार्ट्स हैं ये कौन कौन से, इसमें कई बार मैच द फॉलोइंग वाला सवाल बन जाता है, ठीक है, कि पार्ट नंबर इधर पार्ट कर दिया और इधर जो भी था कि पार्ट नंबर 16, 17, 18, 19, अब बताओ मैच द फॉलोइंग करो बैठ के, ठीक है। तो ये पार्ट आपको याद रखना है। कहां पर फोकस करना है
ये जानना बहुत जरूरी है, पढ़ाई में भी कहां पर फोकस करना है, कौन सवाल बनेगा। ठीक है, बातें बहुत सारी होती हैं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड चीजें क्या होती हैं हमें समझना जरूरी है, हमें एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, तो ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के सवाल बन जाते हैं आपको। ठीक है, फिर आर्टिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स कौन कौन से आर्टिकल्स है, कुछ मुख्य आर्टिकल्स हैं, ज्यादा कॉमन है, कुछ ज्यादा कॉमन नहीं है। आजकल क्या चल रहा है, खासकर आरओ और पीसीएस वगैरह में वो आर्टिकल जो पीछे के आर्टिकल्स हैं, यानी कि 250, 260, 300, 310, 320, 350, 380, ये आर्टिकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो वो हिस्सा किताब का जो पीछे है, यानी कि 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां चैप्टर है, वहां से संबंधित आर्टिकल्स जो हैं ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पहले क्या होता था कि फंडामेंटल राइट्स वाले और किताब के आगे वाला पूछ लेते हैं। अब थोड़ा उन्हें स्मार्ट कर बोलेंगे, बताओ 215वां आर्टिकल कौन सा है, 220वां। अब पहले क्या होता था कि आर्टिकल नंबर 17 क्या है, आर्टिकल नंबर 20 क्या है, 22 क्या है, 25 क्या है, ये पूछते हैं। अब क्या पूछते हैं, 210, 215, 220। ये बदलाव कमीशन ने देखने को मिला है इसके अंदर। तो कहाँ फोकस करना है, तो ये है। फिर हमारा शेड्यूल है, अनुसूचियां। ठीक है, शुरुआत में 8 थी, अब 12 हो गई हैं। ठीक है, बढ़ाई गई, धीरे धीरे करके 4 बढ़ा दी गई हैं। ठीक है, तो ये शेड्यूल है, अनुसूचियां हैं, इनका भी अपने अपने काम है, जो समय समय में बताऊंगा वो क्या क्या इसका काम रहता है। और ये एग्जाम से पूछ लिया था कि शेड्यूल कौन कौन से हैं। शेड्यूल नंबर 5 क्या है, 6 क्या है, 7 क्या है, 8 क्या है, 9 क्या है, 10 क्या है, 11। तो आपसे वो मैच द फॉलोइंग सवाल पूछ लेगा आपसे वो इस तरह के। ठीक है, तो ये है फैक्चुअल चीजें जो आप किसी भी एग्जाम में आपको मिल जाएंगी इस तरह की। अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी किताब को हमने बस समझा है किताब क्या है ये। ठीक है, चलिए अब किताब का जब हमने पहला पन्ना खोला, खत्म कर देते चाहे यार। अब किसी किताब को खोलते होगे, कोई भी किताब, तो पहला पन्ना एक इंट्रोडक्शन होता है, अमूमन इंट्रोडक्शन लिखा होता है, या फॉरवर्ड के नाम से लिखा होता है, किसने फॉरवर्ड किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह संविधान का जब पहला किताब पन्ना खोलेंगे तो उद्देशिका या प्रियम्बल के नाम से वो दिखाई देगा अब आपको। ठीक है, ऐसा ये पेज होगा, ये इंग्लिश में तो ब्लर दिख रहा है थोड़ा सा, लेकिन ये पन्ना हिंदी में ही, इंग्लिश में इस तरह का होगा। किताब खोलते ही पहला पन्ना उद्देशिका, इसको हम उद्देशिका भी बोलते हैं, प्रियम्बल इंग्लिश में बोलते हैं, प्रस्तावना जो हिंदी में आता है आपका। ठीक, कुछ तो पहले पन्ने में ये आपको चीज मिल जाती है। अब ये उद्देशिका क्या है, जैसे मैंने बताया कि आप जब किसी किताब को खोलोगे तो पहला पन्ना मिलता है, वो अमूमन इंट्रोडक्शन होता है। तो कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज प्रियम्बल, तो बिल्कुल नॉर्मल भाषा में भी अगर आप बताना कि किसी जो जिसने सिविल की तैयारी नहीं की है, जिसे सिविल की तैयारी नहीं की है, तो उससे अगर आप पूछोगे, अगर वो पूछेगा कि बताइए कि उद्देशिका क्या है, तो आप बोल देना क्या हो रहा है, आप बोल देंगे एक तरह का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि किताब, अगर कोई किताब ना पढ़ पाए तो समझ तो पाए कि इस किताब में होगा क्या। जैसे विजिटिंग कार्ड आपका है, आपसे कोई मिलने आया, उसने अपना विजिटिंग कार्ड आपको दिया, आपने विजिटिंग कार्ड को देखा, उसका नाम देखा, उसका कौन कंपनी में काम करता है, क्या करता है, या कौन से किस पद पे है, तो आपको बेसिक सा आपको एक उसका इंट्रोडक्शन मिल गया कि वो है क्या चीज। उसी तरह से अगर हमारे भारत के संविधान को समझना होगा और कोई किताब ना पढ़ना चाहे, तो सिर्फ इस उद्देशिका से पढ़कर भी एक तरह से मोटा मोटा वो आइडिया ले सकता है कि ये चीज है क्या। ठीक है, तो एक बार सवाल पूछा गया था कि उद्देशिका क्या है, तो एक तरह का इंट्रोडक्शन है ये कि प्रियम्बल क्या है, तो पहले पन्ने में। अब इसमें लिखा क्या है ये समझते हैं इस बात को कि अब इसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन इसको समझने से पहले एक चीज बता था कि 1947 अरे यार क्या हो रहा है ये, नीचे आ रहा है। 9 दिसंबर
1946। अब थोड़ा सा और चलते हैं। 9 दिसंबर 1946 क्या हुआ था? संविधान सभा बनी थी। संविधान सभा क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये सब भले मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, परेशान मत होना। ये पीडीएफ पूरी सब मिलेगा, सब लिखा हुआ है इसके अंदर, एक एक शब्द लिखा हुआ है। ये समय ये खाली बस आपको अपने लिए बता रहा हूँ, कुछ नहीं है, ठीक है। संविधान सभा, ठीक है। अब पहले थोड़ा सा और बैकग्राउंड चलते हैं, और थोड़ा बैकग्राउंड करते हैं आपको। देश में अंग्रेजों का शासन है। अब इंडिया वाले बोल रहे हैं भैया कि हमें आज़ादी चाहिए। अंग्रेज कह रहे हैं ठीक है भाई आज़ादी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि जब अंग्रेज जाएंगे तो उससे पहले डिमांड ये हो रही है कि एक संविधान सभा होनी चाहिए जो संविधान बनाए कि देश चलेगा कैसे, ठीक है। तो 1947 में देश आज़ाद होना है, उससे पहले ही 9 दिसंबर 1946 को एक संविधान सभा बन जाती है, बनाई गई है। अब ये क्या हुआ था, कैसे बनती है, हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है। जैसे हमारा पार्लियामेंट होती है, इसका काम क्या है? कानून बनाना। उसी तरह से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसका काम था संविधान बनाना। देश में इलेक्शन होने के बाद एक लोग लाए गए और इनका काम ये था कि ये लोग डिस्कस करेंगे और अंत में एक संविधान को बनाएंगे। अभी देश आजाद नहीं हुआ, देखो 9 दिसंबर 1946 की बात चल रही है, ठीक है। चलो आराम से, 9 दिसंबर 1946 की बात चल रही है, अभी देश आजाद नहीं हुआ है। अंग्रेज ने ये बोल दिया कि हाँ भाई आजाद कर देंगे, बात चलेगी, उससे पहले ही बात चल रही संविधान सभा के ऊपर, ठीक है। देश में अलग अलग इलेक्शंस हुए, उसमें से अलग अलग लोग जीत के आए हैं। अब ये लोग जो है वो आपस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई है जो कि डिस्कशन करने के बाद जो लिखित ड्राफ्ट करेगी, ठीक है, उसकी कमेटी बनाई गई है। उसमें जो हेड है वो डॉक्टर अंबेडकर हैं, साथ में 6-7 लोग और भी हैं। इसी तरह से बहुत सारी छोटी छोटी कमेटीज भी हैं, जैसे कि झंडा कौन डिसाइड करेगा। अब ये कमेटी क्या करती हैं? अब देखिए, अब मान लीजिए 350-400 लोग बैठे हुए हैं, अब सब लोग एक ही काम करेंगे क्या? ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो किस काम को हल्का करने के लिए कमेटी बना जाती है कि भाई 5-6 लोग जो हैं वो एक तरह का काम करेंगे, 5-6 लोग इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, 5-6 लोग ये काम ला के देंगे। तो कोई झंडा की बात कर रहा है, तो कोई कुछ और माइनॉरिटीज की बात कर रहा है, कोई फंडामेंटल राइट्स के बारे में रिकमेंडेशन दे रहा है। तो ये जो कमेटीज काम करती थी, बाद में कमेटीज की रिकमेंडेशन जो है वो संविधान सभा में डिस्कस की जाती थी, और डिस्कस करने के बाद जो भी हटाना और घटाना पड़ता था, उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी उन चीजों को ड्राफ्ट कर, जो प्रारूप कहते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देती थी, जो बाद में संविधान बना है, ठीक है। तो पहला काम कमेटी करती थी, अपनी रिकमेंडेशन देती थी, वो रिकमेंडेशन जो है वो डिस्कस की जाती थी, ठीक है। और उसके बाद वो ड्राफ्ट जो भी जोड़ना हो घटाना हो वो ड्राफ्टिंग कमेटी लिखित में करती थी, जो बाद में संविधान बनेगा। ये प्रोसीजर हुआ करता था, ठीक है। सवाल आपको यहां से बनेगा कि कौन कौन सी कमेटीज थी, झंडा कमेटी में कौन था, ठीक है, अल्पसंख्यक कमेटी में हेड कौन था, ये सवाल आएगा। ये सब पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, ठीक है। कई तरह की चीजें, अभी मैं सिर्फ जैसे आपको मैं आइडिया दे रहा हूं। तो संविधान सभा यहाँ पे स्टार्ट हुआ, इसने काम करना शुरू कर दिया। अब जब 9 दिसंबर में काम शुरू किया, अच्छा, लगभग 2 साल 11 महीने और लगभग 17-18 दिन, कुछ कहीं पे 17 लिखा है, कहीं पे 18 लिखा हुआ है, ये मीटिंग चली है। 2 साल 11 महीने लगभग चली है, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को पूरा तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। कब से स्टार्ट हुआ है? 1946 से, हो ना। और तैयार कब तक हुआ है? 26 नवंबर 1949 तक। लेकिन लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। क्यों? जब यहां पर ये बन चुका है, संविधान बनकर तैयार हो चुका है, तो लागू होने में 2 महीने क्यों लग गए? इसके लिए आपको फिर से हिस्ट्री में आना पड़ेगा। हिस्ट्री में आने के लिए वो है कि साइमन कमीशन नाम सुना? साइमन, उससे पहले की बात करते हैं। 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। थोड़ा सा ना देखो बेटा, अभी आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो इधर उधर से आएंगी, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा बैकग्राउंड ना रहे तो दिक्कत आएगी, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको दिक्कत ना आए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको हम मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, एक्ट भी बोलते हैं। जैसे मैंने कहा था, अंग्रेज
यहाँ पे राज कर रहे थे तो किसी कानून के तहत तो वो राज कर रहे थे ना, उन्होंने कुछ सिस्टम बनाया था ना, तो उन्हें अलग अलग टाइम पे अलग अलग कानून बनाए। तो 1919 में उन्होंने कानून बनाया जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहते हैं, उसमें कुछ सिस्टम बनाया और उसमें एक बात ये रखी गई कि भाई ये कानून कैसा काम करेगा, अच्छा करेगा बुरा करेगा, उसके लिए उसकी समीक्षा की जाएगी। और 10 साल के बाद, यानी कि जब ये 10 साल हो जाएंगे, 1929 हो जाएगा, तो एक कमेटी बैठेगी और ये देखेगी कि ये जो एक्ट बनाया था, कानून था, ये सही है कि नहीं है, और अगर कुछ सुधार करना होगा तो कर देंगे इसके अंदर में। ये था 10 साल का प्रावधान, 10 ईयर्स का रखा गया था कि 10 साल बाद हम समीक्षा करेंगे कि क्या होना है। लेकिन हुआ क्या कि 1927 आते आते ब्रिटेन में माहौल चेंज हो गया। ब्रिटेन में 2 तरह की पार्टी हैं, एक है कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी है लिबरल पार्टी या लेबर पार्टी से कहते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी का मतलब क्या होता है? रूढ़िवादी पार्टी, इंडिया के हिसाब से बीजेपी, ठीक है, जो थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहती है। पूरा एग्जैक्ट शब्द नहीं बोलूंगा लेकिन समझ लो, समझाने की पर्पज से बोल रहा हूं। और लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी जो है वो आज की हमारी कांग्रेस, थोड़ी विचारधारा की लड़ाई चलती रहती थी वहां के अंदर भी। तो कंजर्वेटिव पार्टी उस समय सरकार, जब ये कानून बना तो कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में थी, यानी बीजेपी सत्ता में थी। उसने बोला 10 साल के बाद हम समीक्षा करेंगे। लेकिन 1927 आते आते माहौल हो गया चेंज, और कंजर्वेटिव पार्टी को लगा कि हम जो है अगला चुनाव जीत नहीं पाएंगे, हम लोग चुनाव हार जाएंगे, और चुनाव अगर हार जाएंगे तो ये लेबर पार्टी आ जाएगी सत्ता में। और उनको डर था कि लेबर पार्टी वाले जो हैं ये थोड़े से ज्यादा शुभचिंतक है इंडियंस के, तो संभव है कि इंडिया वालों को ये ज्यादा कंसेशन दे दें जो ये मांग कर रहे हैं, गांधी मांग कर रहा है, ठीक है, तो ये हो सकता है कुछ दे दें। जैसे बीजेपी वाले हमेशा गर जाते हैं कांग्रेस को, कांग्रेस पाकिस्तान को बहुत प्यार करते हैं, और यह आप बीजेपी का नैरेटिव है, इसी तरह समझना। अब ये दोनों की आइडियोलॉजी क्या होती है इसको हम बाद में और पढ़ेंगे, लेकिन समझ लेना। तो इन्होंने क्या किया, जो ये समीक्षा होनी थी, कमीशन 1929 से बनना था, इसको प्रीपोन्ड कर दिया, 1927 में कर दिया। प्रीपोन्ड, पोस्टपोन का मतलब होता है कि डेट निकल जाने के बाद, प्रीपोन्ड मतलब पहले कर दिया, 2 साल पहले कर दिया, 8 साल भाई। और एक कमीशन बनाया, आयोग बनाया, जिसका नाम क्या रखा? साइमन कमीशन, ठीक है। यहां पर आ गया आपका साइमन कमीशन, साइमन साहब आ गए। अब कमीशन जो था उसका काम क्या था कि ये देखना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 सही है या नहीं है, और कुछ सुधार करना तो कर देंगे इसके अंदर हम, ठीक है। लेकिन इस कमीशन का विरोध किया गया हिंदुस्तानियों द्वारा। क्यों किया गया? क्योंकि उसके अंदर, इस कमीशन के अंदर सभी अंग्रेज भरे हुए थे, कोई इंडियन नहीं था। तो इंडियन ने कहा कि भाई तुम हमारी समीक्षा करने आए हो और हम ही जैसे कोई नहीं है, तुम्हारी समीक्षा क्या करोगे? तो साइमन गो बैक शुरू हो गया, ठीक है। ये पढ़ा है ना, सुना है ना आप लोगों ने? साइमन जहां जाएं साइमन गो बैक, साइमन मुंबई जाएं साइमन गो बैक, ठीक है। अब बड़ा माहौल क्रिएट हो गया, साइमन को गुस्सा आ गया, अंग्रेजों को गुस्सा आ गया। गुस्सा आया तो अंग्रेजों ने बोला कांग्रेस से कि भाई साहब आप जो इतना हीरो बन रहे हो ना, ये आप जो साइमन को गो बैक कर रहे हो, अगर आप में हिम्मत है, अंग्रेज बोल रहे हैं कांग्रेस से कि अगर आप में हिम्मत है तो एक ऐसा प्लान लेकर आओ, एक ऐसा कानून बना के दिखाओ, एक प्लान जो सभी पार्टीज को राजी हो इसके लिए। उस समय तक कांग्रेस भी था, मुस्लिम लीग भी आ चुकी है, हिंदू महासभा भी आ चुकी है, कुछ रीजनल पार्टीज भी आ चुकी हैं, और सबके अपने अपने एजेंडा हैं। कांग्रेस कुछ कह रही है, मुस्लिम लीग कुछ कह रही है, सब अपना अपना बोल रहे हैं, किसी एक मुद्दे पर दोनों राजी नहीं हो रहा है। तो अंग्रेजों को पता था कि चाहे कुछ हो जाए, ये आपस में इतना ज्यादा डिफरेंसेस हैं कि ये लोग कभी किसी मुद्दे पर होंगे नहीं। तो अंग्रेज बोलते हैं कि हम तुम्हें चैलेंज देते हैं, अगर कुछ प्लान लेकर तुम आ जाओगे इस तरह का जिसमें सब लोग राजी होंगे, जो आप बोलोगे हम कर लेंगे। कांग्रेस ने कहा अच्छा। अब अंग्रेजों को एक चीज नहीं पता कि हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे अंदर है, हम लोग बाहर अंदर या बाहर से कैसे भी दिखाई दें, लेकिन जब मौका पड़ता तो हम लोग यूनाइटेड हो जाते हैं। और यही हुआ, कांग्रेस ने एक सर्वदल मीटिंग बुला ली, सभी ऑल पार्टी मीटिंग कॉल कर ली, सभी पार्टी के लोगों को बुला लिया। बोला भैया अंग्रेजों ने ऐसा चैलेंज दिया है, अब ऐसा वक्त है और लड़ने झगड़ने का वक्त नहीं है, मिलकर काम करने का वक्त है।
और एक ऐसा प्लान हमें देना है कि अंग्रेज वो मान जाएंगे। अब ऑल पार्टी मीटिंग में सब लोग राज्य हो गए, मुस्लिम लीग भी आ गई, हिंदू महासभा भी आ गए, सब लोग आ गए जितने भी छोटी मोटी पार्टी थी, और सबने नेहरू के अंदर, अब नेहरू कौन सा नेहरू है, ये मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पापा, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, ठीक है, जिसने एक प्लान तैयार किया। वो प्लान जो कहलाया नेहरू रिपोर्ट, सुना ना कभी, 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट तैयार कर दी उन्होंने, ठीक है। इसमें सारे जो भी बातें थी, अब ये नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या पॉइंट है ये भी हिस्ट्री के पॉइंट है, लेकिन बाद में बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल तैयार कर लिया। इसका मतलब है कांग्रेस भी राजी है, मुस्लिम लीग भी राजी है, और अंग्रेजों को दे दिया। अब अंग्रेज सरप्राइज, ये क्या, हम तो सोचते थे यार ये तो कुछ करेंगे नहीं, और ये तो तैयार करके लिया है। अब शर्त ये रखी थी भाई कि आपको जो हम बोलेंगे वो करना पड़ेगा, है ना, लेकिन हम अंग्रेज माने ना, अंग्रेज जो है वो टाल मटोल करने लगे। अब टाल मटोल करते 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 एक वक्त ऐसा आया जब गांधी ने बोला कि भैया अगर तुम 31 दिसंबर 1929 तक अगर आपने ये नेहरू रिपोर्ट को इंप्लीमेंट नहीं किया तो जो हम डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं उसको छोड़कर कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिमांड करना शुरू कर देंगे। जब आपको इतनी छोटी सी बात हमें नहीं, आप हमारे बर्दाश्त कर पा रहे हो, तो कैसे आप हमारे शुभचिंतक हो, ठीक है। 31 दिसंबर का दिन भी निकल गया, अंग्रेजों ने इंप्लीमेंट नहीं किया, ठीक है। तब लाहौर सेशन, ठीक है, वहां पर इनके बेटे जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे कांग्रेस के, नेहरू, उन्होंने जनवरी के चौथे संडे यानी कि 26 जनवरी 1930 में रावी नदी के किनारे झंडा फहराकर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग कर दी और पहला स्वतंत्रता दिवस बना लिया। कब? 26 जनवरी 1930। और ये जो था वो 1947 तक चलता रहा, यानी कि अगले 17-18 साल तक 26 जनवरी को एज अ इंडिपेंडेंस डे मनाया गया हर साल। अभी समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कि भाई 26 जनवरी को हम मना रहे हैं इंडिपेंडेंस डे। अब जब अंग्रेज, अब आगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद अंग्रेजों की हालत खराब हो गई। अब अंग्रेज कंट्रोल नहीं कर पा रहे हिंदुस्तान को, और एक वक्त आया जब अंग्रेजों ने कहा कि भाई हम जून 1948 से पहले इस देश को छोड़ देंगे, ठीक है। और एक प्लानिंग चल रही थी कि हाँ भाई एक काम करेंगे, क्योंकि 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं तो हम 26 जनवरी 1948 को इंडिपेंडेंस लेंगे और सही रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि लॉर्ड वेवल चले गए और आ गया कौन? माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन आ गए। अब लॉर्ड माउंटबेटन साहब जो है वो जो राजा साहब है ना उनके चचेरे भाई हैं, ठीक है। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और जापान वाले जो थे जब उन्होंने सरेंडर किया, हिरोशिमा नागासाकी में जब एटॉमिक बम गिरा उसके बाद सरेंडर जो किया उसमें ये माउंटबेटन थे, ठीक है। और 15 अगस्त 1945 को देखना, 15 अगस्त 1945 को जापानियों ने सरेंडर कर दिया ब्रिटिशर के सामने, जिसमें माउंटबेटन ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। मतलब वहां पे अब जब माउंटबेटन यहां पर आए तो उनको लगा कि यार ये दिन जो है ना, ये 15 अगस्त मेरे लिए पर्सनली ग्लोरीफाई का दिन है ये, मतलब ये मेरे लिए है, मैं इस दिन को तो महान बनाऊंगा चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। अब माउंटबेटन साहब ने जो 3 जून प्लान लेकर आए, ये 3 जून प्लान आता है, पढ़ते हो आप लोग, ठीक है। यहां पर घोषणा की कि हिंदुस्तान से अंग्रेज लोग हैं वो 15 अगस्त को छोड़ देंगे विद 2 देश के साथ, इंडिया और पाकिस्तान नामक 2 देश बनाकर 15 अगस्त को छोड़ देंगे। अब 3 जून से 15 अगस्त के दिन कितना हो गया? 2-2.25 महीना, ठीक है ना। अब 2.25 महीने के अंदर आपको 2 देशों का बंटवारा, एक बड़े देश का बंटवारा करके बनाना था
सारा जो मसला यहीं पर आ गया। जब इन्होंने ये घोषणा कर दी तो जल्दीबाजी में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बाउंड्री बनाई गई। रेड क्लिफ जो कमीशन आया, इसने बाउंड्री खींची। रेड क्लिफ साहब जिंदगी में कभी नहीं आए थे हिंदुस्तान, अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको। खाली नक्शे पर उन्होंने लाइन खींच के उन्होंने बना हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया। पाकिस्तान वाले खुद कहते कि यार तुमने धोखा दे दिया, हमें ज़्यादा इलाका चाहिए था, तुमने कम दे दिया। ठीक है, हिंदुस्तान वाले अपना रोना गाना कर रहे थे। 15 अगस्त को आपने आजाद करने की घोषणा कर दी, 2 महीने का से कम समय रह गया। कईयों को यही नहीं पता था कि उनका इलाका हिंदुस्तान में रहेगा कि पाकिस्तान में रहेगा। ठीक है, और जब 15 अगस्त को जब बंटवारा हुआ और जब रेड क्लिफ में लाइन खींची तो क्या हुआ कि जब लाइनें पता लगी कि हाँ भाई ये इलाका पाकिस्तान में, ये इलाका हिंदुस्तान में, तो लोग इधर के लोग इधर की तरफ मूव किए, इधर के लोग इधर के मूव किए, और जब मूव किए तो क्लैश कर गए। फिर ये लोग लड़ाई झगड़ा और उसके बाद दंगे हो गए। अगर शराफत से 6-8 महीने का समय लेते तो जो इतनी जो पॉपुलेशन है वो आराम से मूव कर जाती धीरे धीरे करके, भगदड़ ना मस्ती, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना होता। लेकिन माउंटबेटन साहब को 15 अगस्त की तारीख को महान बनाना था। ठीक है, उन्होंने 15 अगस्त को हमारी पर्सनल ग्लोरीफाई कर दिया। अब 15 अगस्त के लिए राजी हो गए। तभी किसी एस्ट्रोलॉजर, इंडिया के कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा कि 15 अगस्त तो बड़ा मनहूस दिन है, 15 अगस्त इसमें अमावस्या लगी हुई है, आज़ादी करना सही नहीं है। तो अब बड़ा पंगा हो गया क्योंकि डेट फाइनल हो चुकी है। तब उन्होंने क्या किया कि आज़ादी जो ली है 15 अगस्त की रात को ली है, जो 16 अगस्त बन जाता है। तभी नेहरू का वो आता है कि पूरी दुनिया सो रही और 14 अगस्त, वहाँ 14 अगस्त तो पाकिस्तान में मनाया गया था, एक दिन पहले मनाया गया था। ठीक है, ठीक है। बहुत दिनों तक, कुछ सालों तक पाकिस्तान भी 15 अगस्त को सेलिब्रेट करता था, लेकिन अपने आप को इंडिया से अलग करने के लिए उसने अपनी जो इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त कर दी। 15 अगस्त को हुआ था ये, 14 अगस्त को पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया था उन्होंने जाके। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इंडिया का जो है ये बन गया इंडिपेंडेंस डे, यानी कि स्वतंत्रता दिवस बन गया। अब चलो भाई मान लिया ये नया इंडिपेंडेंस डे बन गया, लेकिन अब इसका क्या करें? 26 जनवरी का क्या करें? 26 जनवरी क्या करें? अब 26 जनवरी हमारा ऑलरेडी इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। नहीं बेटा तुम सही कह रही हो, 14 तारीख को सही था, 14 तारीख करने के बाद 15 तारीख को रात को आ गए थे वहां पे, मतलब 14 तारीख की रात को हुआ था। ठीक है, 14 अगस्त को हुआ था। ठीक है, अब 26 तारीख क्या करें बताओ? अब लगा कि यार पिछले 20 साल से तो हम यही बना रहे हैं अपना इंडिपेंडेंस डे, और अगर इस तारीख को अगर हम बर्बाद कर देंगे तो लोगों की साइकोलॉजी में फंसा हुआ ना कि अब ये अब भले अब यहाँ इस समय आज़ादी हो रही है, अब इसका क्या करें? तो कहते हैं इसको हम कुछ चेंज करते हैं, अब इसको हम रिपब्लिक डे बना देते हैं। रिपब्लिक डे बना देते हैं एक नया, क्योंकि इस तारीख की भी इंपॉर्टेंस रहे, इस तारीख की इंपॉर्टेंस रहे, तो इसको एज अ गणतंत्र दिवस बना देंगे, रिपब्लिक डे बना देंगे। और इस दिन बोल देंगे संविधान जो है वो लागू हुआ था। तो संविधान भले ही 26 नवंबर को बन गया, लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, इस तारीख की इंपॉर्टेंस बनाए रखने के लिए तो आज हम लोग रिपब्लिक डे समझते हैं। अब यहां पे समझ में अब ये पढ़ेंगे कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। रिपब्लिक का मतलब क्या, ये पढ़ेंगे भी हम लोग। गणतंत्र का मतलब क्या होता है सब पढ़ेंगे, तो इन पॉइंट से पढ़ना। समझ में आ गया भैया को ये? ठीक है, तो ये कुछ मैंने मोटा मोटा बैकग्राउंड दे दिया आपको। अब इसी में क्या हुआ कि जब संविधान सभा चल रही थी तो नेहरू जो है एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आए, एक पर्चा लेकर आए नेहरू साहब। ठीक है, और उन्होंने उसमें बोला कि हम करना क्या है, इस संविधान सभा जो बनी है उसका मेन मकसद क्या है। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, जो बाद में उद्देशिका या प्रेमबल माना गया या बन गया। तो अब अभी पैट में सवाल आया था, ठीक है, कि संविधान में जो उद्देशिका है उसको क्या बोलते हैं, मतलब पहले क्या था वो, तो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो कि नेहरू ने आई थिंक मैं भूल रहा हूँ 13 या 15 तारीख देखना कौन सा दिसंबर 1946 में आके बोला था उन्होंने। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देशिका बन गया बाद में। ठीक है, कि हम क्या करेंगे, मतलब हमारा काम क्या है क्या नहीं है। तो पहले तो ये समझना ये एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है आपका, है? ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या? अब आपने लेटर दे दिया, अब ये किताब ये छप गया, कुछ बातें इसके अंदर बोलिए, पहले पढ़ते हैं। और ये सब बहुत एक शब्द इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या एग्जाम के लिए है देखो क्या हो रहा है।
मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ये इंग्लिश में भी लिखा है, सेम चीज लिखी है, हिंदी में पढ़ रहा हूँ। हम भारत के लोग, शुरू यहीं से होता है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि सोविरन समाजवादी सोशलिस्ट पंथ निरपेक्ष सेकुलर लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक गणराज्य यानी रिपब्लिक बनाने के लिए अथवा समस्त नागरिकों को, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। और पहले पैराग्राफ में इतना इंपॉर्टेंट है ये पहला पैराग्राफ 3 लाइनों में, इसमें आप समझ जाओगे इस देश में क्या है, देश का मतलब क्या है। पहली बात समझो कि जब 26 जनवरी 1950 में जो प्रस्तावना या उद्देश्य का लॉन्च मतलब हुई थी, उसमें ये 2 शब्द नहीं थे, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष नाम के शब्द नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए हैं। सिर्फ 3 शब्द, प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ये 2 शब्द जो हैं ये 1976 जो है सोन सिंह कमेटी वाला, उससे बाद में जोड़े गए हैं, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के अंदर। वो क्यों जोड़े गए हम अभी डिस्कस कर लेंगे। अभी समझते हैं पहला जो आ गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या मतलब है इसका? इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे पीसीएस में एग्जाम पूछा गया, किसी देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? 4 ऑप्शन पूछे गए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या लोकतांत्रिक, ये 4-5 ऑप्शन आ गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब क्या होता है कि भैया अपना फैसला हम खुद करेंगे, चाहे कुछ हो जाए, सही हो गलत हो जैसा हो, जो हमने फैसला लिया है हम करेंगे, पूरा कंट्रोल हमारा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हमारा है। ये प्रभुत्व मतलब खुद फैसला लेना, संपूर्ण अपने पर हम जो फैसला लेंगे अपना करेंगे, सोवरेनिटी बोलते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ था पिछले इलेक्शन में, डिबेट चल रही थी अभी झांसी में लल्लन टॉप वालों की, तो वहां पर कुछ नए पार्टी के कुछ नए युवा नेता बैठे थे, तो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन थी, लड़की थी, वो डिबेट करते 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 उसके मुंह से निकल गया कि हिंदुस्तान ने आज़ादी नहीं पाई है, कंप्लीट आज़ादी नहीं है, ये 99 साल की लीज पे मिली है, ये उसके मुंह से निकल गया। और इसको लेकर बड़ा हंगामा हो गया कि भाई की क्या मतलब है कि रियल आज़ादी नहीं है, 99 साल की लीज पे है। अब आपसे पूछता हूं कि क्या उसका ये जो स्टेटमेंट है सही है कि हमारे देश के पास कंप्लीट आज़ादी नहीं है, लीज वाली आज़ादी है? बस यही बात कह रहा हूं, हमारे संविधान में ये बात लिखी कि हम लोग सोवरेन है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। अगर ये शब्द लिखा है, इसका मतलब है कि हम पे कोई कंट्रोल किसी का नहीं है। बस मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था, ये संविधान बताता है हमारा कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सोवरेन है, यानी कि अपना फैसला, हमारा ऊपर कोई लीज वीज कंट्रोल किसी का नहीं है, ठीक है। यही अगर आपको उस महिला को काउंटर करना है तो बस ये लाइन बता देनी है कि संविधान में ये लिखा हुआ है यार, पार्लियामेंट डिस्कस किया था, आप कैसे बोल सकते हो? यहाँ तो यहाँ लिखा होना चाहिए लीज, लिखा होना चाहिए लीज। और लिखी हुई चीज की हर एक शब्द की वैल्यू होती है, ऐसे नहीं कुछ भी लिख दो। तो जब कोर्ट में जब जाते हो ना, तो एक एक शब्द के कई मतलब होते हैं और उसके बाद कई फैसले आते हैं उसके अंदर। ऐसे ही कुछ एक भी कोई शब्द, जैसे मैं भी ये शब्द बताऊंगा आपको, ये इसका मतलब जो लिखा गया है वो मतलब हर शब्द का एक इंपॉर्टेंस है, एक मतलब है। कोई ऐसा नहीं हो सकता यार लिख दिया होगा, ये नहीं होगा, लिखा है तो कोई पर्पस हुआ होगा, पर्पस है कुछ, उसका मकसद है कुछ, ठीक है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि हम अपने फैसला खुद लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कभी एग्जाम में सवाल आया हुआ है तो लिखना है आपको। चलिए फिर आया समाजवादी, जो बाद में जोड़ा गया शब्द समाजवादी यानी सोशलिस्ट। इसका मतलब क्या है? चलिए मैं इसको थोड़ा सा और बैकग्राउंड देता हूं। असल में थोड़ा सा ना ये ऐसी चीज है ना जहां पर आप किसी भी नए स्टूडेंट के लिए ना, मैं सबसे टाइम लगता है इस पीडीएफ को पढ़ाने में, सबसे टाइम लगता है मुझे, क्योंकि एक एक शब्द का अपना अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, एक एक शब्द का। कि अगर मैं ये बोलूंगा कि इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब बताना कि मुझे कहानी बतानी पड़ेगी आपको, पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और जब तक आपको कहानी नहीं पता होगी समझ में नहीं आएगा। जो बच्चे ढंग से पढ़ाई नहीं करते ना, वो खाली रीड करते हैं इसको। जब आपको पीछे का
कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो क्या करोगे। मैं चाहता था आपको ग्रिड करा देता, लेकिन उससे सिलेक्शन थोड़ी ना होगा यार। आपका मतलब पता होना चाहिए, मतलब उसका इस्तेमाल करोगे। तो अब समाजवादी को पढ़ने के लिए हमें एक वर्ल्ड हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति, सुना है कभी नाम? लगभग 1805 में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, यानी कि औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई। क्यों शुरू हो गई? क्योंकि किसी ने व्यक्ति ने जो इंजन है, ठीक है, स्टीम इंजन, उसको इंप्रूव करके टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ कर दिया। कौन था बंदा? जेम्स वॉट, ठीक है ना। स्टीम इंजन, जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बनाया नहीं था, वो न्यू कॉमन का था। उसको मॉडिफाई करके जेम्स वॉट ने पहली बार टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ उसको यूज कर दिया। मतलब एक होता है इंजन बना दिया, एक होता है उसको किसी काम के लिए साथ इंडस्ट्री के साथ करना। तो जैसे ही स्टीम इंजन अब इंडस्ट्री में लगने लगे तो इंडस्ट्री का जो है काम करने का तरीका बढ़ गया। पहले कपड़ा कैसे बनता था? पहला बनता था कपड़ा हैंडलूम से। नाम सुना है हैंडलूम? हैंडलूम होता है ना, हाथ करगा करना, हैंड लूम, लूम मतलब वो धागे, ठीक है। इंडिया से में नंबर 1, इंडिया में चीप लेबर और इंडिया का बनाया हुआ कपड़ा क्वालिटी में सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता। अंग्रेज परेशान कि इंडिया का जो कपड़ा है सस्ता कैसे है, सिल्क बहुत सस्ती। एक वक्त ऐसा था ब्रिटेन के अंदर कि कोई अंग्रेज ऐसा नहीं था जिसके पास इंडिया का बनाया हुआ कपड़ा ना हो। जैसे आज के जमाने में चाइना का मोबाइल सबके पास है, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके पास चाइना मेड इन चाइना नाम का प्रोडक्ट ना हो। अगर मोबाइल नहीं होगा तो टीवी होगा, कुछ होगा, कुछ तो होगा। सेम सिचुएशन उस समय चल रही है कि इतना सस्ता बन रहा है कि ब्रिटेन के लोग कंपटीशन नहीं ले पा रहे हैं, कि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, उनका महंगा पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही स्टीम इंजन आया उनका आगे पावर लूम, नाम सुना पावर लूम? पावर लूम यानी कि अब जो हैंडलूम से काम होता है वो मशीन पावर लूम से हो जाएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। अब कपड़ा मशीन से बन रहा है, ठीक है। अब मशीन से बनेगा तो सस्ता हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, ठीक है। सस्ता हो जाएगा तो इंडिया में उसने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ब्रिटेन वालों ने इंडिया को रिप्लेस कर दिया और ब्रिटेन द्वारा बनाए गए, मशीन द्वारा बनाए गए कपड़े हिंदुस्तान में आना शुरू हो गए और धीरे धीरे करके ये हैंडलूम किनारे हो गया और ये सारे कपड़े इसलिए बनने शुरू हो गए, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया, पहले ब्रिटेन से शुरू हुआ। पहला सवाल तो ये बनेगा आपका कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहला किसने किया था? ब्रिटेन ने किया था। उसको देखा देखिए यूरोप के बाकी देशों ने भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आपका फ्रांसीसी हो गए, पुर्तगाली हो गए, ठीक है। अब उन्होंने भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करना शुरू कर दिया। अब इंडस्ट्री के लिए चाहिए होते हैं मजदूर। मजदूर कहां से आएंगे? वो गए बगल के मोहल्ले में, मतलब बगल के गांव में जहां पर किसान थे। किसानों से बोला कि भाई साहब ऐसा है, किसानी बढ़ती है आपको महंगी, लेकिन आप अगर हमारी फैक्ट्री में 10 घंटे काम कर लेंगे तो फिक्स सैलरी मिल जाएगी आपको और गर्मी भी नहीं करनी है, बढ़िया तरह का एनवायरनमेंट है, सैलरी फिक्स है आपके और पैसा ज़्यादा मिल जाएगा। अच्छा, खेती में पैसा कम था। अब ये लोग जो हैं किसान जो थे उन्होंने कहा चलो देखते हैं, खेती का ऑफ टाइम चल रहा है, चलो फैक्ट्री में लग जाते हैं। ये गए फैक्ट्री में चले गए, वहाँ ये मजदूर बन गए। ये किसान जो थे ये मजदूर बन गए और धीरे धीरे करके जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और बढ़ा तो और ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर जो हैं फैक्ट्री में काम करने लगे, ठीक है। फैक्ट्री में काम करते करते वहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। नाम सुना है? क्या होता है पूंजीवाद? पूंजीवाद, कैपिटलिज्म क्या होता है? कहां सुना है नाम? हाँ, इकोनॉमिक्स का है, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा तो ये समझ में नहीं आएगा ना। पूंजीवाद सिंपल सी बात है कि भाई ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पर जो पैसा लगाएगा प्रॉफिट भी उसका। अगर मैं बिजनेस खोल रहा हूं तो मैंने फैक्ट्री लगाई, मैंने रिस्क लिया तो मेरा रिस्क, लेकिन उससे जो फायदा आएगा वो मेरा फायदा। इसे कहते हैं कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर इंडिविजुअल आदमी रिस्क लेते हैं, कैपिटल लगाते हैं,
ठीक है। लेकिन जो अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी उन्हीं का ज़्यादा होता है, वो सैलरी वाली देने के बाद प्रॉफिट लेते हैं। एग्जाम्पल कौन है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अमेरिका। अमेरिका पूरा पूंजीवाद कंट्री है, ठीक है। अब पूंजीवादी, अब वैसे ही अपने आप में बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन एक दो पॉइंट बस बताता हूं मैं कि पूंजीवाद में ये होता है कि लोग लालच में, प्रॉफिट की लालच में फैक्ट्रीज लगाते हैं, नए नए चीजें करते हैं, तो जॉब क्रिएट होती है, बहुत सारे लोग जॉब्स मिलती हैं। अब हर चीज सरकार तो कर सकती नहीं है, जॉब होती है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। अब इसमें तरक्की होती है। अब जैसे इंडिया में पूंजीवाद अगर आता है तो कोई फैक्ट्री लगाएंगे, कुछ मॉल खड़ा करेंगे, प्रॉफिट की लालच में तो करेंगे ना, सब कुछ यही है। अच्छा, अब धीरे धीरे करके पूंजीवाद ने अपना रंग दिखाया और बहुत सारे लोग जो हैं मजदूर, किसान जो थे वो मजदूर बन गए और अब शहरों में लगने लगे। अब शहरों में रह रहे हैं, गांव के लोग फैक्ट्री में काम करते करते शहर में रह रहे हैं और पूंजीवाद जो है वो खूब जोश से चल रहा है। ये बात हो रही है 1805 से लेकर 1850 के आसपास की बात तक, ठीक है। सब खुश है, बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन जब 1850 के बाद स्टडी किया गया तो लगा कि यार इतना भी अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को फायदा हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है अभी भी गरीब हैं। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। जो सैलरी मिल रही है वो इतनी सैलरी नहीं है कि इससे ये लोग बहुत अच्छा जीवन गुजार पाए। मर नहीं रहे बस, बहुत है, लेकिन कोई ज़्यादा नहीं, अपनी गरीबी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दूसरी बात है, सैलरी कम होने के कारण ये लोग एक ही जगह पे रहते हैं, गंदे एनवायरनमेंट में रहते हैं, हेल्थ का कुछ नहीं है, एजुकेशन कुछ नहीं है, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी कुछ नहीं है, तो कुछ करना चाहिए। तो कैपिटलिज्म जो है, जो कि इतना हो अल्लाह हो रखा था, इसका नेगेटिव ज़्यादा है, वो है कि लोगों की जो क्वालिटी कम हो रही है। तो कहा कि कुछ तो करना पड़ेगा इसके खिलाफ। तो कैपिटलिज्म के खिलाफ आया सोशलिज्म, समाजवाद। समाजवाद क्या होता है? अगर मैं एक लाइन में बोलूं आपको समाजवाद का, वैसे तो कई मतलब है इसके, एक लाइन बोलें, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, कि इस लैंड में जितने भी रिसोर्सेज, यानी कि मान लो कि कोयले की खदान निकली इस देश की जमीन पर, तो उससे जो पैसा मिलेगा सरकार कमाएगी, सरकार कोशिश करेगी कि वो पैसा सब में बराबर से बटे। पूंजीवाद में ऐसा नहीं है, पूंजीवाद में जो रिस्क लेगा उसको फायदा मिलेगा। लेकिन समाजवाद में कहा कि नहीं भाई, ये तो गलत है, हम क्या करेंगे, सबको देंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। अब ये अलग बात है कि इसके भी अपने कुछ नेगेटिव चीजें हैं, ठीक है। लोग आलसी हो जाते हैं, लोग रिस्क नहीं लेते हैं, काम नहीं करते हैं, कई फैक्टर्स के भी हैं, ठीक है। तो समाजवाद जो है यहां पे आ गया कि हमारे देश में हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी विचारधारा को सपोर्ट करेंगे, जहां पर गरीब तबके को भी हम बराबर ही मौके दे पाए। ये ना हो कि अमीर अमीर होते जाए, गरीब गरीब होता चला जाए, ठीक है। तो समाजवादी सोच आ गई आपकी यहां पर, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट ये, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं, पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलरिज्म। अरे यार चलो भाई, शिट जो सही बटन होता है उसको दबाने में वो काम नहीं करता, गलत वाला बटन गलती से दब जाए तो तुरंत काम करेगा वो। ठीक है, अब आ गया एक वर्ड, पंथ निरपेक्ष, सेकुलरिज्म। देखो यार, सेकुलरिज्म, ठीक है। पंथ, अब पंथ निरपेक्ष का क्या कहानी है? हमने नाम सुना होगा धर्म निरपेक्ष का, धर्म निरपेक्ष। तो सेकुलरिज्म का तो हिंदी धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, लेकिन यहां पे पंथ क्यों लिखा हुआ है? तो यहां हमें तो इंग्लिश में लिखा ना, सेकुलरिज्म लिखा ना, ये इंग्लिश में सेकुलर लिखा हुआ है। तो ये यहां पर इसका ट्रांसलेशन हिंदी में पंथ निरपेक्ष क्यों है, धर्म निरपेक्ष क्यों नहीं है? व्हाट इज धर्म? सबसे इंपॉर्टेंट समझो, व्हाट इज धर्म? धर्म क्या है?
क्या है, क्या समझते हो धर्म से? धर्म क्या है? इंडियन फिलॉसफी में, भारत की जो फिलॉसफी है, दर्शन में, भारतीय दर्शन में, धर्म का मतलब होता है कर्म, यानी ड्यूटी। एक स्टूडेंट का धर्म क्या है? पढ़ना। एक टीचर का धर्म क्या है? पढ़ाना। माता पिता का धर्म क्या है? बच्चों की बड़ा करना, यही है ना धर्म। तो धर्म का मतलब हो गया कर्म से। लेकिन जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए तो उनको ये समझ में नहीं आया ये क्या चीज है, इस फिलॉसफी को समझ नहीं पा रहे थे वो लोग कि ये क्या है। तो इन्होंने और स्टडी किया और समझा, लेकिन इसका एग्जैक्ट इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन होगा वो समझ में नहीं आ रहा था। तो अब एक मतलब, अब इसके कई तरह के मतलब हो सकते हैं, कई मतलब होते हैं एक शब्द के, वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि धर्म का इंग्लिश क्या होगा, वो चीज इंग्लिश में थी नहीं। और स्टडी किया गया। तो धर्म का एक मतलब ये होता है कि अपनी पुरानी सभ्यताओं से भी अटैच कर जाना, अपने पुराने जो वैल्यूज हैं उससे भी हमें अटैच करना। तो कहना हाँ ये चीज बढ़िया है, ये चीज मुझे समझ में आ गई कि अपने पुराने वैल्यूज को भी रखना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अपने पुराने संबंधों से रखना, इससे एक रस्सी में पकड़ना। उन्होंने कहा लीजन का मतलब होता है रस्सी से पकड़ के रखना, बांधना पुराने, और दोबारा से करना यानी रिलीजन। समझ में आ गया? तो धर्म का इंग्लिश में मतलब है रिलीजन कर दिया, जो कि गलत ट्रांसलेशन है, बस जबरदस्ती का ट्रांसलेशन है। एग्जैक्ट मतलब धर्म का मतलब है कर्म, ड्यूटी है। ठीक है? तो अंग्रेज तो गलत करते हैं, तो अंग्रेज ने तो गलत कर दिया, लेकिन जब हिंदुस्तान के लोगों को लिखने की बारी आएगी तो उन्होंने कहा कि ना ये ट्रांसलेशन चलेगा नहीं, ट्रांसलेशन को पंथ होगा, धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा, पंथ निरपेक्ष होगा। पंथ का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, उस आइडियोलॉजी का कर्मकांड, एक सिस्टम, पूजा पद्धति को फॉलो करना। यानी कि मान लो आप हिंदू हो और हिंदू में आप सगुण कर हो, निर्गुण और सगुण। सगुण वाले वो जो मूर्ति की पूजा करते हैं, निर्गुण वाले जो मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, ठीक है ना। आप उस सिस्टम में आते हो, आपकी एक पूजा पद्धति का तरीका है, एक सिस्टम है, एक आइडियोलॉजी फॉलो करते हो, तो ये आपका पंथ हो गया, ये आपका पंथ है। समझ में आ रहा है? ये इसी तरह से बहुत सारे पंथ होंगे जिनका अपना एक तरीका होगा, अपना सिस्टम होगा। ठीक है? तो पंथ निरपेक्ष का मतलब है इनसे इंडिपेंडेंट होना। धर्म का मतलब ड्यूटी है यार, लेकिन अब क्या करेंगे, आजकल की बोलचाल में अब इस वर्ड का मतलब ही धर्मनिरपेक्ष हो गया है, लेकिन एग्जैक्ट मतलब क्या है कि पंथ होना चाहिए, सेकुलरिज्म का मतलब। ये बात समझ में आना जरूरी है आपको, सवाल कई बार पूछेंगे। ठीक है? तो ये गलती अंग्रेजों ने गलत तरीके से इस वर्ड को माना। अब हम समझते हैं आगे कि यहां पर पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये बताइए पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है। तो अगर संविधान के हिसाब से देखा जाए तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, भारत का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। धर्म जो है वो इंडिविजुअल आदमी के लिए है, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो हो। इंडिया का कोई धर्म नहीं है, इंडिया का कोई नहीं, इंडिया न्यूट्रल है भाई। ठीक है? बल्कि इंडिया को बोलते हैं पॉजिटिव सेकुलरिज्म। एक ये मेंस में आता है, यूपीएससी के मेंस से, पीसीएस के मेंस में आता है पॉजिटिव सेकुलरिज्म। वहीं फ्रांस की हम बात करते हैं, वहां पे है नेगेटिव सेकुलरिज्म। इसका मतलब क्या होता है? सवाल आया था मेंस में, इंडिया और फ्रांस में कैसा फर्क क्या है, इसी पंथ निरपेक्ष का, कि इंडिया पॉजिटिव सेकुलरिज्म और फ्रांस नेगेटिव सेकुलरिज्म। इसका मतलब क्या है कि इंडिया जो है सभी धर्मों को बराबर से बढ़ावा देगा, पॉजिटिव है, सबको बढ़ावा देगा। होली चाहिए छुट्टी, होली की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी, ईद की छुट्टी, बकरीद की छुट्टी, क्रिसमस की छुट्टी, गुरु पूर्णिमा की छुट्टी, सबको बराबर से बढ़ावा दे रहा है। पैसा भी देना हो तो दे देगा, सबको देगा, कि सब बराबर से रहेंगे। लेकिन फ्रांस क्या बोलता है कि भाई अपने जो धर्म है वो घर पे रख के आओ,
अगर किसी सरकारी बिल्डिंग में आ रहे हो, स्कूल में आ रहे हो सरकारी, तो किसी तरह का कोई चिन्ह लेकर नहीं आओगे। जो करना है घर पे करो। हम सबसे बराबर की दूरी बना के रखेंगे, सबसे बराबर की दूरी बना के रखेंगे। तो ये हो गया नेगेटिव सेकुलरिज्म। हम सबको बराबर का बढ़ावा देंगे, ये हो गया पॉजिटिव सेकुलरिज्म। ठीक है ना? तो मतलब क्या समझना है आपको आया यहां पे कि पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या हो गया कि हम जो हैं, भारत का जो है कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, और धर्म जो है वो इंडिविजुअल मैटर है, जो भी आपको करना करो आप। पाकिस्तान क्या पंथ निरपेक्ष है, क्या है? सेकुलर है पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। वो इस्लाम को मानता है, वो सेकुलर नहीं है। वो उसका राष्ट्रीय धर्म इस्लामिक कंट्री है। वो नेपाल पहले हिंदू कंट्री हुआ करता था, बाद में सेकुलर हो गया। अब क्लियर हो रहा है? ये सब एग्जाम में सवाल आते हैं ना एग्जाम में। ठीक है, ये सब एक एक जो मैं मुंह से बोल रहा हूं, एक एक शब्द एग्जाम में आता है। डेमोक्रेसी तो मतलब पता ही होगा ना, लोकतंत्र। डेमो का मतलब होता है लोग, डेमो का मतलब लोग हो गया ना, लोग। ठीक है, तो लोकतंत्र हो गया। तो भैया सीधी बात है कि भाई अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनना है, वोट डालकर अपना अपना प्रतिनिधि चुनना है। ठीक है, लेकिन जो मेन शब्द है वो है गणराज्य, यानी कि रिपब्लिक। क्या मतलब होता है इसका? गणतंत्र क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है? हाँ भाई है। क्यों है? इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री इसलिए है क्योंकि यहां पर हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट, यहां पर स्टेट का मतलब देश से हो गया, प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द स्टेट, वो पद, जो पोस्ट है, वो वंशानुगत नहीं है, यानी कि हेरिडिटरी नहीं है। यानी कि राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनेगा। बन सकता है अगर बकायदा प्रॉपर प्रोसीजर से आए तो, इलेक्शन लड़के आए, बन सकता है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो राष्ट्रपति का बेटा है तो राष्ट्रपति बन जाएगा। तो इंडिया इसलिए है कि ये हेड ऑफ द स्टेट जो है वो हेरिडिटरी नहीं है। यहां पर राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं हर 5 साल के बाद। समझ में आ रहा है? यहां पे ये नहीं कि कोई कि अकबर का बेटा सलीम चाहे कितना भी मतलब बेकार क्यों ना हो वही बनेगा, और उसका बेटा शाहजहां वही बनेगा, उसका बेटा औरंगजेब भी बनेगा। वो हाँ हेड ऑफ द स्टेट, वहां पे गणतंत्र नहीं है, क्योंकि राजा का बेटा राजा बन रहा है। अब कौन सा बन रहा है अलग नंबर है, लेकिन राजा का बेटा बन रहा है। वहां पे जाके मैं नहीं बोल सकता कि मुझे बना दो राजा यार, लेकिन मैं राष्ट्रपति बन सकता हूं भाई। अगर मैं वो क्राइटेरिया पूरा कर रहा हूं, इलेक्शन जीत रहा हूं, तो बन सकते हैं। आप बन सकते हो, आप बन सकते हो, हम बन सकते हैं। ठीक है, सवाल पूछेगा आपसे रिपब्लिक का मतलब क्या है, तो आप कहोगे कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, यानी कि सबसे जो प्रथम व्यक्ति है, जो मेन, वो पद वंशानुगत नहीं है। ब्रिटेन जो है वो डेमोक्रेटिक है, लेकिन गणतंत्र नहीं है, वो रिपब्लिक नहीं है। डेमोक्रेटिक है पर रिपब्लिक नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वहां लोग वोट डालते हैं, लेकिन उनके रानी साहिबा हैं एलिजाबेथ, उनकी बेटी, उनका बच्चा ही रानी बनेगा। वहां राष्ट्रपति नहीं है तो ना, वहां क्राउन है। ठीक है, तो एलिजाबेथ के खानदान के लोग उन्हीं का बच्चा ही बनेंगे। प्रिंस चार्ल्स बन जाए, चार्ल्स तो है, बाकी हैरी और दूसरा जो कौन है विलियम, वही बनेंगे, उनके बच्चे बनेंगे। किस बात लड़ाई, कहां पे? जो राजा है, जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट है, 2 तरह के होते हैं, अभी पढ़ेंगे इसमें संविधान में। एक होती है रियल पावर और एक है नॉमिनल पावर। मतलब सचमुच में शक्ति होना, और एक होता है कि हाँ भाई दिखावे की शक्ति। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपके घर में दादाजी हैं जो कि हो सकते हैं 80 साल के हों, और आपके पिताजी हैं होता 55 साल के हों। अब शादी का कहीं आपके पड़ोस में शादी का कार्ड आता है,
तो किसके नाम पे आता है? दादाजी के नाम पे आता है। लेकिन बगल वाले शादी में जाएंगे, उसमें व्यवहार कितना रखा जाएगा, 501, 1001, या जाए या ना जाए, इसका फैसला कौन करेगा? पिताजी करते हैं। तो कहने को तो बड़े, सबसे बड़े दादाजी हैं, लेकिन जो रियल पावर किसकी है? पिताजी के पास है। तो कहने को तो राष्ट्रपति साहब, राष्ट्रपति जो हैं वो सबसे ऊपर है, लेकिन जो रियल पावर जो है वो आपकी है, वो प्रेसिडेंट के पास, सॉरी प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। ठीक है, उसमें भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जो वहां पर भी है, तो वहां पर जो एलिजाबेथ वगैरह हैं वो एज अ राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति हैं। कुछ उनको पावर मिली हुई हल्का फुल्का जो करते हैं, लेकिन जो मेन काम काज होता है, कौन से फैसले लेने हैं, टैक्स लगाना है नहीं लगाना है, किससे करना है क्या करना है, वो सब फैसला प्राइम मिनिस्टर करता है। अभी आजकल ब्रिटेन में चुनाव होने वाले हैं, ऋषि सुनक नाम है, वो अपने इंडियन जो है वो इलेक्शन हो तो जीत जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, तो वो बन जाएंगे। तो वो जिस तरह बकायदा मोदी जी यहाँ हिंदुस्तान में काम करते हैं वो वहाँ काम करेंगे। ठीक है, तो ये आपका रिपब्लिक होगी आपका। तो ये जो वर्ड्स ये हैं कुछ आपको मतलब मुझे पता होना चाहिए कि आपके संपूर्ण प्रथा संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब ये है। क्लियर हो गया? ये पांचों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कल आपको इन पांचों वर्ड्स अपने शब्दों में लिख के लगाना है। अपने शब्दों में क्या समझ रहे हो इससे? ठीक है।